नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर। बहुत से क्वेश्चन ऐसे फिर से आ चुके हैं जो कि सभी के काम में आएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें। और साथ में जो सब्सक्राइब में साथ में एक बेल आइकन होगा उसको आप नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन आ सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपनी जो भी क्वेरीज है कर सकते हो, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बाई को छोड़ो, काफ़ी लोगों का मतलब क्या बोल सकते हो कि भाई मेरे को क्वेश्चन एक आया हुआ है कि भाई कोई जेन्युइन एजेंट है तो बताना, मेरा इतना टाइम वेस्ट करवा दिया एजेंट ने। किसी का साल हो चुका है, किसी को 6 महीने हो चुके हैं, किसी को 3 मंथ हुए हैं, किसी को 8 महीने हुए हैं। बहुत से मैसेज ऐसा आ चुका है कि भाई आप मुझे कोई जेन्युइन सा एजेंट बताएं ताकि मैं स्लोवाकिया की जो है फ़ाइल लगवा सकूं। तो देखो भाई, एजेंट की बात नहीं है, पेशेंस की बात है। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट का सीन है भाई, वो आप सभी लोगों को पता है कि वो अपडेट के ऊपर चल रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था कि एजेंट भी आईडी लॉगिन करके, जैसे हम फिल्म वगैरह की टिकट बुक करते हैं वैसे सिमिलर सा ही अपॉइंटमेंट बुक हो जाती थी। लेकिन अब जो है, अब जितना भी सेस है स्लोवाकिया की एम्बेसी ने कंपनी के हाथ में दे दिया है। जो भी आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा वही आदमी आपका जो है अपॉइंटमेंट भी उठाएगा। सो इसकी वजह से जो जितना भी काम चल रहा था, जैसे फास्ट बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, अब वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो चुका है। अगर आप सोचते हो कि मैं किसी एजेंट का आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूं तो भाई सेम हाल ही फिर भी रहेगा। तो भाई फिर से आपको वही देखने को मिलेगा, क्योंकि एजेंट के हाथ में अब कुछ नहीं है। जो एजेंट मेरे को जानते थे भाई, पहली बात तो बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर आपको अपॉइंटमेंट का सीन फिर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि एम्बेसी ने क्या किया है कि आप एक ही मेल के ज़रिए 50 लोगों का जो है बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। पहले था जितनी मर्जी मेल डाल दो, लेकिन अब है एक मेल के ज़रिए आप 50 लोगों को जो है मेल डाल सकते हो। ये कंपनी को ऑफ़र किया गया है एम्बेसी की ओर से, ठीक है। और बहुत से लोग पूछ लेते हैं भाई मेरे को ये कंपनी का नाम है, मेरे को बताना कैसी है। भाई देखो, आपने फ़ौरन आना है। मैंने बहुत सी वीडियो ऐसे पहले डाल चुका हूँ जो आप खुद चेकआउट कर सकते हो कि आपकी कंपनी कैसी है। और मैंने एक वीडियो डाला भी हुआ है जिस पर मैंने आपको बताया है कौन कौन सी जो भी जितनी भी कंपनीज है स्लोवाकिया में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। और आप उसको चेकआउट करके आप अपनी जो है कंपनी देख सकते हो। अगर आपकी कंपनी उसमें से नहीं है तो आप ये मान लो कि आपकी जो कंपनी है जेन्युइन है। और आप फिर भी उसको गूगल पर जाकर आप एक बारी क्रॉस चेकआउट ज़रूर करना है कि क्या लोकेशन जो आपको आपके एजेंट ने प्रोवाइड की है, क्या वही लोकेशन पर आपकी कंपनी है कि नहीं है। अगर तो वेरीफाई हो जाता है तो वेल एंड गुड है, आपकी जो कंपनी होगी भाई वो जेन्युइन होगी। क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको वो प्रोसेस बार बार नहीं बताऊंगा और ना ही बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत सी वीडियो में मैंने बहुत बार बता दिया है। ये बातें बार बार कंटिन्यू करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई ने बोला है कि मैंने सऊदी अरेबिया से TRC के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो भाई देखो, पहले आपको एक बात क्लियर कट आउट कर देता हूँ, ये प्रोसेस तो चलता ही नहीं है। अगर आप एज आ लेबर वर्क परमिट अप्लाई करते हो स्लोवाकिया के लिए, ठीक है। स्लोवाकिया में एक सीन ऐसा होता है कि जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, आपका वीज़ा आता है और उस वीज़े के बिहाफ पर आप जब स्लोवाकिया में चले जाते हो, फिर से आपका कॉन्ट्रैक्ट लगता है और फिर से आपकी जो बायोमेट्रिक वगैरह होती है, फिर आपका वहाँ पर TRC कार्ड बनता है। जितने भी लोगों के माइंड में या जितने भी लोगों को यार किसी भी एजेंट ने वॉट एवर कुछ भी आपको बोला है, कभी भी स्लोवाकिया आपको होम कंट्री में ऐसे TRC कार्ड नहीं दे सकता एज आ लेबर बेस्ड पर, ठीक है। बिजनेस लेवल पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि 50-50 हो सकता है कि TRC कार्ड किसी भी तरीके से आपको मिल जाए। लेकिन जो मेन बात है भाई, एज आ लेबर आपको कभी भी अनदर कंट्री में बैठकर स्लोवाकिया का जो TRC कार्ड है कभी नहीं मिल सकता। उसका मेन रीज़न यही है कि जो स्लोवाकिया का TRC कार्ड होता है
वो एक कंपनी बेस्ड लगा लो चाहे आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड लगा लो, टीआरसी कार्ड होता है, क्योंकि कंपनी ही या एम्प्लॉयमेंट ही आपका जो टीआरसी कार्ड है बनवाकर आपको देता है। आपको एम्बेसी जो है डायरेक्ट टीआरसी कार्ड प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। और जिन जिन लोगों के माइंड में ये बात भी चल रही है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं क्रोएशिया में हूँ या मैं स्लोवेनिया एनी अदर किसी भी कंट्री में हूँ, तो मैं स्लोवाकिया में जाकर अपना टीआरसी कार्ड चेंज करवा लूँगा, तो भाई ये प्रोसेस वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि फिर से बात वही आएगी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट तो वहाँ का लेना पड़ेगा और उसके बिहार पर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ही आपका टीआरसी कार्ड जो है बनेगा, ठीक है। ये बातें माइंड में से निकाल कर बैठो कि यार आप किसी और कंट्री में बैठे हो और आपने टीआरसी कार्ड अप्लाई कर दिया, अरे किस बिहार पर यार आप टीआरसी कार्ड अप्लाई करोगे? कंपनी कैसी है आपको वहाँ पर शो करेगी कि हाँ भाई ये आदमी जो है काम कर रहा है, भाई ये 2 नंबरी का काम जो इस साइड नहीं चलता, ठीक है। आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आपका ऑफिशियली जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगेगा उसके बिहार पर आप पीसीसी वगैरह फिर से मंगाओगे अपनी होम कंट्री से, या फॉर एग्जांपल आज जैसे सऊदी अरेबिया में तो आपको सऊदी अरेबिया की भी मंगानी पड़ेगी, फिर आपका टीआरसी कार्ड जो है बनेगा, ठीक है। क्योंकि उस टीआरसी कार्ड के ऊपर आप जितनी भी शेंजन कंट्री हैं घूमने के लिए आप विदाउट वीज़ा जा सकते हो, ठीक है। उस टीआरसी कार्ड की वैल्यू होती है, ऐसे आईडी कार्ड नहीं होता वो कि हाँ भाई आप कंपनी में लगे रहो आपका आईडी कार्ड या जस्ट एक आईडी कार्ड नहीं होता। वो टीआरसी कार्ड मैंने का मतलब ये है कि टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड होता है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वाला होता है। आप कहीं भी शेंजन कंट्रियों में घूमने ईजिली जा सकते हो विदाउट वीज़ा, उसके बेनिफिट्स बहुत है। और ऐसे ही वो इतनी जल्दी नहीं बन जाता, क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है भाई सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री इधर ही होती है। और ऐसा मतलब कि आप माइंड में से निकाल कर बैठो कि आप किसी भी कंट्री में बैठ कर या किसी और कंट्री से आकर टीआरसी कार्ड चेंज कर लोगे, ऐसा प्रोसेस अभी तक स्लोवाकिया में नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई का क्वेश्चन है भाई वेयर हाउस का जो काम होता है भाई वो हार्डली होता है कि सॉफ्टली होता है? कहने का मतलब भी कैसा होता है, हार्ड जॉब है कि सॉफ्ट जॉब है? तो भाई देखो ये ना आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है। अब मेरे को नहीं पता वेयर हाउस में कौन सी आइटम होगी जो आपको संभालने को बोलेंगे कि यहाँ से उठाकर वहाँ रखो। कोई पैकिंग की आइटम भी हो सकती है, कोई अब जैसे बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, जैसे कार वगैरह लगा लो ना, BMW, मर्सिडीज़, पोर्शे, इनकी जितनी भी एसेसरी वगैरह होती है भाई वो भी वेयर हाउस हो सकता है, ठीक है। वेयर हाउस एनी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को आइटम्स वगैरह जितनी भी होगी उनकी केयर टेक भी करनी है और उनको शिफ्टिंग भी करनी इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी आ गई आपको फिलअप करनी होगी, ठीक है। जो भी आइटम होगी ये तो डिपेंड करता है वेयर हाउस के ऊपर कि वेयर हाउस किस चीज़ का है, ठीक है। एग्रीकल्चर का वेयर हाउस होता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन का भी हो सकता है भाई, ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप एजेंसी में जा रहे हो तो एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी में आपको जॉब दिलवाएंगे, जो जॉब ऑफर करवाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ना आपको एक बात बताता हूँ यार, ये बात ना माइंड में से निकाल कर जाओ कि मेरे को जो वेयर हाउस की ही जॉब मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जब मैं आया था ना मेरे को भी बोला गया था कि यार तेरी पैकिंग का काम है ये है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आया तो भाई पैकिंग का काम ही नहीं था, मेरे को मिला ही नहीं था। उन्होंने बोला था कि 2 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इंडिया अपनी होम कंट्री में वापस भी जा सकते हो, 2 मंथ्स के बाद भी आ जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई मेरे को जो, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो मेरे को 2 मंथ्स छोड़ो 4 मंथ्स के बाद में उन्होंने मेरे को, ठीक है, पैकिंग का काम दिलवाया था। लेकिन मैंने अपना काम जो था, जैसे मैंने एजेंसी के साथ बात की तो उन्होंने मेरी जो कंपनी ही चेंज करवा दी थी, क्योंकि मेरे उनके साथ टाई अप अच्छे थे, आदमी अच्छा था। उसने मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे न्यू लगता है ना इधर आकर, तो उसने मेरे को किसी और कंपनी में शिफ्टिंग करवा दी थी, पैकिंग के काम ही करवा दी थी। लेकिन ये माइंड में से 70% तो निकाल कर ही आना है कि मेरे को वेयर हाउस की ही जॉब मिलेगी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि भाई जो जॉब्स होती हैं वो फिलअप होती हैं और फिर एजेंसी या कंपनी वाले हमें कोई और जॉब ऑफर कर देते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये बात जो है अपने माइंड में रखना, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई का क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि भाई वीज़ा हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि भाई ये ओरिजिनल है कि फेक है? तो भाई देखो सबसे बड़ी बात ये है, अगर तो आप एम्बेसी में जाकर आए हो, आपकी बायोमेट्रिक हुई है और जिस डेट से आप जाकर आए थे उस डेट में आपको एक स्लिप दी जाती है, ठीक है। जो बायोमेट्रिक से हम पे करते हैं ना, जितनी भी एम्बेसी फ़ीस चलती है, आई थिंक 10,000 के नियर अबाउट अब तो हो चुकी है जो फ़ीस है। और आप मुझे कमेंट कर भी बताना अभी इस टाइम कितनी फ़ीस चल रही है, क्योंकि फ़ीस जो होती है
कभी भी स्टेबल नहीं रहती, वो मैनिपुलेट होती रहती है, कभी ऊपर नीचे, ठीक है, रेट होता रहता था। लेकिन जब मैं आया था उस टाइम भाई 7 से 8 हज़ार के बीच में था, लेकिन अब 10 प्लस हो गई है। एग्जैक्ट अगर किसी को पता है तो कमेंट करके मेरे को बताना। आई थिंक बड़ी है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने अभी चेकआउट नहीं किया अभी जो इंडिया की एम्बेसी में कितनी फ़ीस लगती है और कितनी होती है। क्योंकि देखो जो हम वेबसाइट के ऊपर देखेंगे भाई वो कभी कभार विदाउट जीएसटी या विदाउट वैट वगैरह लगाकर उन्होंने बताया होता है, लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर जीएसटी अलग से पड़ती है, वैट वगैरह, कहने का मतलब टैक्स वगैरह ऐड होकर कुछ और ही रेट हो जाता है। ठीक है, 500 हज़ार ऊपर नीचे जो है चला जाता है। ठीक है, सो ऐसा होता है। और रही बात भाई वीज़ा ओरिजिनल और फेक की, सो सबसे बड़ा यही चेकआउट है। अगर आप एम्बेसी में जा आए हो तो भाई आपका वीज़ा जो है ओरिजिनल फुल एंड फाइनल है। और अगर आपने फिर भी स्टिकर को देखना तो आप ना पूरा जैसे वो होता है क्या माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना उसको, उसमें से देखना आपको ना छोटा यूरोप लिखा मिलेगा देखने को। ठीक है, क्योंकि जब भी आप एयरलाइन में जाओगे तो भाई वो भी माइक्रोस्कोप से ना उसको देखते हैं। मैंने उसको देखा है जब हम गए थे भाई, मेरे साथ में लड़के का ना बहुत बड़ा विवाद हो गया था, तो मैं उसके साथ में ही था, तो मैंने चेकआउट किया था। वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए ना वो यूरोप की लाइनिंग देखते हैं कि सिमिलर सी है कि थोड़ा एक्सचेंज है, क्या कोई टाइपिंग में क्या है, मतलब कि टाइपिंग एक जैसी आपको देखने को मिलेगी, यूरोप लिखा होगा। ठीक है, ऐसा होता है। और मोर वगैरह काफ़ी स्टिकर में लगी होती है, मैं भी आपको दिखा नहीं सकता, मेरा अभी पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, पासपोर्ट मेरे घर पर पड़ा हुआ है, उसमें मोर वगैरह लगी होती है। उसमें ये होता है EU की मोर वगैरह लगी तो वो चमकती है। ठीक है, पता चलता है कि हाँ भाई ये एक यूरोप का वीज़ा है। और कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी नहीं है कि यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट एंड फुल एंड फाइनल अगर वेरीफाई होगा तो भाई वो एयरपोर्ट पर ही होगा। ठीक है, उनके पास मशीनें वगैरह होती हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एम्बेसी में जाकर आए हो वो आपके पास स्लिप है। अपॉइंटमेंट की जो मेल्स होती है भाई वो भी आपके पास होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट वगैरह आप उनको सबमिट करोगे, जब आपका वीज़ा आएगा वो साथ में सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको दे दिए जाएंगे, वही डॉक्यूमेंट लेकर आप जो है फ्लाई करोगे, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं भाई ने किया है कि आई डोंट नो, किसी बहन ने किया है। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, लाइक फर्स्ट नेम जो है लड़की का है और लास्ट में सर नेम जो है तो मेरे को देखने को लगता है आई डोंट नो लड़का लड़की वाट एवर। बट जो क्वेश्चन है उन्होंने ये किया है कि भाई ये बताना BLS में बैंक स्टेटमेंट लगती है कि नहीं लगती एम्बेसी में। तो देखो भाई, अगर तो आप वर्क परमिट पर जा रहे हो तो भाई किसी भी तरह की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लगती, लेकिन अगर आप स्टडी वीज़े पर जा रहे हो तो भाई 101% जो है बैंक स्टेटमेंट लगती है। ठीक है, अब अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 4 से लेकर 5 लाख के बीच में जो है बैंक स्टेटमेंट लगती है, वो भी ज़्यादा नहीं ओल्ड चाहिए, जस्ट 6 मंथ भी होगी तब भी चलेगा। ठीक है, और किसी भी वीज़े में जो है टूरिस्ट वीज़े में भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में टूरिस्ट वीज़े पर आने का कोई बेनिफिट ही नहीं होता अगर आपने स्लोवाकिया में स्टे लेना है, क्योंकि उतने ही पैसे यार एजेंट टूरिस्ट के लेते हैं और उतने ही वर्क परमिट के लेते हैं। सो इससे अच्छा है अगर आप स्लोवाकिया में आना ही चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो, तो वर्क परमिट इज़ बेस्ट ऑप्शन। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई आप कोई आदमी बता सकते हो जो मेरे को ID रेंट पर दे दें। तो भाई मेरे ऐसा लिंक में कोई फ़िलहाल कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी ID रेंट पर देगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप इधर आओ यार, वेट करो, अपना TRC कार्ड बनने दो, उसके बाद में अपनी ID बनाओ, वो एक बेस्ट ऑप्शन होती है। अगर आप किसी की ID पर चलाओगे, कल को कोई विवाद हो जाए, कोई पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो आपको ही दिक्कत होगी। उससे अच्छा है आप वेट करें, TRC कार्ड बनवाएं और उसके बाद अपना ही जो है ID बनाकर आराम से जो भी आपने डिलीवरी का काम करना है, वाट एवर जो भी आपको लगता है ID के ऊपर काम हो सकता है वो करें। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भाई ने पूछा है कि भाई अगर किसी के ऊपर केस हो और वो केस हम जीत भी जाएं, कहने का मतलब है कि केस डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए केस का, तो क्या हमें कोई दिक्कत आएगी वहाँ पर जाकर के नहीं आएगी? तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने किसी के ऊपर केस किया था या आपके ऊपर किसी ने किया था, किसी भी तरह का आपके ऊपर केस था या किसी भी तरह की आपके ऊपर FIR थी, अगर तो वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, टोटली जो है उसका
टाइम पीरियड ओवर हो चुका है, कोई मतलब ऐसा सीन नहीं है कि एक्टिव पोजीशन में कुछ ऐसा नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट आपको एक पीसीसी फिर भी लगेगी, लेकिन पीसीसी भी ईजिली बन जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा चक्कर नहीं होता, इतनी बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी भी पीसीसी बनेगी उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड ही चेक होता है। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड एक्टिव नहीं है तो आप ईजिली स्लोवाकिया में जाकर पीसीसी मंगवा कर अपना टीआरसी कार्ड बनवा सकते हो। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो मैंने पहले भी बोला था, लेकिन अभी क्वेश्चन एक और आ चुका है, मैं उसको रिकवर कर लेता हूँ। बाई का क्वेश्चन है, बाई ने बोला है कि भाई क्या हम टूरिस्ट वीज़े पर आकर वर्क परमिट में क्या उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो देखो भाई, अगर आप टूरिस्ट एज आते हो तो पहली बात आप उसको वर्क परमिट में ऐसे कन्वर्ट नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको स्पॉन्सर या बोलो आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वाले एम्बेसी में लगाएंगे आपका, फिर आपको एक अलग से वर्क परमिट इशू होगा, फिर आपका टीआरसी कार्ड बनेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है भाई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम किल कर देगा ये आपका प्रोसेस। इससे अच्छा है अगर 1-2 लाख ज़्यादा लग रहे हैं वर्क परमिट में भी तो आप लगवाएं, और वर्क परमिट लगाकर जब वर्क परमिट लगवा कर ही स्लोवाकिया में विज़िट करें। एज अ टूरिस्ट आओगे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। कोई भी एजेंसी वाला आपको ऐसे नहीं देगा कॉन्ट्रैक्ट, तो क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे भी देता है आपको तो आपको फिर से इंडिया से पीसीसी मंगवानी पड़ेगी। जब आप पीसीसी अप्लाई करोगे आपको पासपोर्ट वाले ये भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि भाई पहले आपने टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई करी थी पीसीसी, अब आप वर्क परमिट के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसे बस ऐसे कोई रिजेक्शन भी डाल सकते हैं। सो इससे अच्छा है आप इंडिया से या अपनी होम कंट्री से ही वर्क परमिट अप्लाई करें और वर्क परमिट के बिहाफ पर ही स्लोवाकिया में विजिट करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के काम में आएगा। भाई का क्वेश्चन है कि भाई अगर हम स्लोवाकिया में आ जाते हैं तो अगर हमने वर्क परमिट चेंज करवाना है, जैसे टीआरसी आपको मिल जाता है, तो भाई किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? तो भाई देखो, अगर आप स्लोवाकिया में आ गए हो एज आ वर्क परमिट, आप वर्क भी कर रहे हो और आपके पास टीआरसी कार्ड आ चुका है, तो आपको परमिशन तो किसी की फ़िलहाल नहीं चाहिए। आपको कोई एजेंसी पकड़नी पड़ेगी, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट तो देगी, और उसके बिहाफ पर जब आप वहाँ पर चले जाओगे जॉब करोगे, और जो आपकी पुरानी वाली होगी जिसमें आप जॉब कर रहे होगे उसमें आपको रिज़ाइन लेटर देना पड़ता है, भी ये बोलना पड़ता है कि मैं इधर से जॉब छोड़ रहा हूँ और मेरे को उधर जॉब मिल चुकी है। ठीक है, और जो दूसरी वाली होती है कंपनी, वो आपका जो टीआरसी कार्ड होती है फिर वो आगे से चेंज करवा कर देती है जैसे एक्सपायर होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है यहाँ पर काम। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई ने पूछा है क्या रोमानिया से स्लोवाकिया जाया जा सकता है? तो भाई ऑफ कोर्स जाया जा सकता है। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो घूमने भी जा सकते हो, अगर आपने वर्क के लिए जाना तो आप वर्क के लिए जा सकते हो, लेकिन बात वही है आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मंगाना पड़ेगा, और एम्बेसी में सेम प्रोसेस लगेगा जैसे वीज़ा लगता है, आपको वर्क परमिट मिलेगा, फिर आप स्लोवाकिया में एज आ वर्क परमिट पर जा सकते हो। लेकिन वहाँ पर जाकर भी आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको एजेंसी खुद ढूंढनी पड़ेगी जो आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको दे सके। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई क्या हम एजेंट के ज़रिए टीआरसी कार्ड बनवा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल भी नहीं बनता ऐसे टीआरसी कार्ड। टीआरसी कार्ड आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर जाकर वर्क परमिट आपको मिलेगा, अलग से कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका कंपनी वाला होगा एम्प्लॉयर, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, उसके बिहाफ पर आपके फिंगर्स वगैरह होकर आपको टीआरसी कार्ड फिर मिलेगा। कोई एजेंट छोड़ो यार, कोई भी ऐसे आपको होम कंट्री में ऐसे टीआरसी कार्ड नहीं दिलवा सकता, क्योंकि ये एक इलीगल एक्टिविटी होती है जो आपके माइंड में, यार क्यों, सच में बोलूँ ना, आप लोग बहुत शॉर्टकट सोचते हो, बहुत शॉर्टकट अपनाते हो कि पता नहीं शायद ऐसे मतलब कि टीआरसी कार्ड स्लोवाकिया तो बांट रहा है। भाई ऐसा कभी नहीं होता। देखो जितना शॉर्टकट आप चलोगे आपके लिए उतना नुकसानदेह होगा। किसी की बातों में मत आओ, अपना वीज़ा लगवाओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाकर आप टीआरसी कार्ड जो है अपना अप्लाई करो, फिर टीआरसी कार्ड मिलेगा। भाई कौन सी कंट्री आप खुद सोचो। मैं कनाडा का आप प्रोसेस सोचते हो ना, बहुत के लोगों के माइंड में चलता है कनाडा डायरेक्ट पीआर देता है। भाई वो ऐसे डायरेक्ट पीआर नहीं दे देता, वो आपकी पहले आपकी एक क्वालिफिकेशन चेक करता है, आपके पास पैसा सबसे पहली बार वो चेक करता है कि अगर ये मेरी कंट्री में आदमी एज आ डायरेक्ट आ जाता है तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं पाएगा। ठीक है,
ऐसे ही होता है, ऐसे पीआर पड़ती है, ऐसे ही टीआरसी कार्ड बनता है। लेकिन स्लोवाकिया कभी भी ऐसे टीआरसी कार्ड नहीं देता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीआरसी होती है, रेजिडेंसी बेस्ड टीआरसी कार्ड नहीं होता। ये बात माइंड में बिठा लेना। शॉर्टकट जितना अपनाओगे आगे चलकर नेशनलिटी में आपको उतनी बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, कोई आदमी आपकी उसमें हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बहुत बड़े लेवल पर होती है। ये कोई ऐसे मैं चलो किसी कंट्री के साथ हेट नहीं करता है, कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये यूएई कंट्री नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट वीज़ा मिलता है और फटाफट वहाँ पर चले जाते हो, ठीक है। यूरोप है, यूरोप में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री होती है, और किसी भी कंट्री को पकड़ लोगे वहाँ पर इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री नहीं होती। यहाँ पर ऑफलाइन काम होता है, ऑनलाइन इतना ज़्यादा काम आज भी की डेट में नहीं होता, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई लास्ट में बहुत लोगों का मैसेज आया, बहुत लोगों का, कम से कम 15 से 20 लोगों का तो इंस्टाग्राम पर मैसेज आया हुआ है सेम, और कम से कम 10 से 15 लोगों का ही यूट्यूब पर कमेंट आया हुआ है कि भाई कोई अच्छा सा एजेंट बताओ। भाई कोई एजेंट नहीं है स्लोवाकिया के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है एजेंट के हाथ में अब नहीं रहा। अब सभी का सभी काम एम्प्लॉयमेंट के पास में है, वो भी एक मेल के ज़रिए 50 लोगों को बुला सकता है, इससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकता। सो पेशेंस ही है। अगर आपने किसी भी एजेंट को पकड़ाया हुआ है तो वेल एंड गुड है, वेट करें। और आप बहुत लोग मेरे को कंट्रीज़ पूछ लेते हैं, भाई कोई कंट्री फ़िलहाल वर्क परमिट नहीं दे रही। स्पेन तो बिल्कुल नहीं दे रही, बहुत लोग मेरे को स्पेन के बारे में पूछ रहे हैं, स्पेन तो बिल्कुल भी नहीं दे रही, ठीक है। स्पेन, फ्रांस, जर्मन, इटली, अभी तक कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसी यूरोपीय कंट्री नहीं है जो आपको वर्क परमिट देती हो, ठीक है। हाँ, कोई आपको स्पॉन्सर्ड बेस वर्क परमिट दे दे तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन ऑफिशियली ऐसा किसी भी कंट्री में सिस्टम नहीं चल रहा कि आपको वर्क परमिट जो है मिल जाएगा किसी कंपनी का, जहाँ कोई संस्था वगैरह मतलब निकालते हो, जैसे जॉब सिक्स वगैरह होती है ना, तो स्लोवाकिया में ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा। सो ऐसा कोई भी सीन अभी तक यूरोप में नहीं चल रहा। किसी भी कंट्री ने ऐसा अभी तक किसी भी तरह का कोई वर्क परमिट नहीं निकाला हुआ। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, भाई मैंने एक ही वीडियो देखी, वो बोल रहा है आयरलैंड में चले जाओ, कोई बोल रहा है स्वीडन में पैसा बहुत है। भाई पैसा है, लेकिन वहाँ पर लीगलाइज कैसे होगी? जितने लोग वहाँ पर काम करते हैं ये लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर वर्क परमिट नहीं मिलता। या तो स्पेन में, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्चुगाल में एक संस्था चलती है, वो क्या करते हैं, वर्क सप्लाई, उनका अब वर्क सप्लाई शायद नाम है उनका, ठीक है। वो एक संस्था है, वो लोगों को आगे मूव ऑन करती है, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इन लोगों में वहाँ पर भेज एज अ कॉन्ट्रैक्ट भेजती है, वहाँ पर वो जॉब करते हैं, उनको पैसा मिलता है। सो सिमिलरली स्पेन में भी जब टीआरसी कार्ड मिलता है तो भाई आप बड़े बड़े देशों में जाकर बड़ा बड़ा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वो भी एक लीगलाइज पर जस्ट हो जाता है। लेकिन जो स्लोवाकिया का सिस्टम है, भाई स्लोवाकिया का टीआरसी कार्ड आगे आपको भगा सकता है, लेकिन काम पर नहीं लगवा सकता, ठीक है। भगाने का मतलब घुमा सकता है आपको, ठीक है। तो ये बातें माइंड में रखें। कोई एजेंट नहीं है भाई, जो था पहले, जिन लोगों को मैं नंबर प्रोवाइड करवाया था या जिन लोगों ने उनसे बात की, तो लोग बोलते थे कि भाई वो पैसा बहुत चार्ज कर रहा है, क्योंकि उस टाइम उसका जैसे भी काम था, आई डोंट नो कैसे चलता था कैसे नहीं चलता था, लेकिन ये था वीज़े बहुत लोगों उसने दिलवाए थे। लेकिन अब जो है उसने मेरे को बोल दिया है कि भाई स्लोवाकिया का सीन ऐसा है कि जो अपॉइंटमेंट है वो अब मेरे को भी नहीं मिल रहा, तो मेरे को भी प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए उसका नंबर अब नहीं सजेस्ट करता। कोई ऐसा एजेंट नहीं है यार जो आपको स्लोवाकिया में ऐसे झटके से भेज दे, ठीक है। आप सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है। जो जितना भी पहले प्रोसेस फास्ट था, अब उतना ही स्लो होता जा रहा है। कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही कि मैं आपको बताऊं कि हाँ भाई ऐसे ही कर लोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। अब पेशेंस है, जिन जिन लोगों का लगा हुआ है, वर्क परमिट आ गया, वेल एंड गुड है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गया तो ऑल गुड है, आपके लिए वीज़ा लग जाएगा। लेकिन पेशेंस जो है रखना, कोई भी जल्दबाजी मत करना, किसी की बातों में मत आना। बहुत लोग बातों में आकर आप लोगों को लगता है कि पता नहीं शायद यार ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। और एक मेरी सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, इंस्टाग्राम पर कॉल वगैरह मत करो। अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने के लिए भी, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं बिजी अभी चल रहा हूँ। ये वीडियो जस्ट एक टाइम निकाल कर मैंने बनाई है, अभी फुल बिजी हूँ, अभी किसी के साथ बात नहीं हो पाएगी। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं खुद ब खुद आपके मैसेज जो है रिसीव कर लूँगा, पिक करूँगा और आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। नहीं तो वीडियो बनाकर तो मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, कोई भी ऐसे कॉल मत करो भाई। आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग इंडिया का टाइम देखते हो, इधर का टाइम नहीं देखते। मेरे इधर 4 बजे होते हैं और आप लोगों के 8 या 9 बजे थे, तो आप यार ढन ढन ढन
ऐसे फ़ोन बजता है जैसे पता नहीं मैं कॉल सेंटर में लग गया हूँ, ठीक है। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो रूममेट वाले हैं भाई वो भी मेरे को अब बोलने लग गए हैं कि भाई तेरा फ़ोन जो है जहाँ से इसको साइलेंट पर लगा लिया कर, जहाँ इस पर इंस्टाग्राम को लॉग आउट कर लिया कर, भाई बहुत ही ज़्यादा नाइट में भी बजता रहता है। तो भाई हम्बल रिक्वेस्ट है मत करो कॉल्स, क्योंकि क्या होता है मेरे को कभी कभार में गुस्से में अगर मैं इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देता हूँ फ़ोन में से, ठीक है। सो हम्बल रिक्वेस्ट है, आप समझ सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी कोई अपडेट आएगा मैं खुद बता दूंगा। अब मेरे को लगता है कि जितनी मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या सीन अभी आज की डेट में चल रहा है, ठीक है। अब तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सत श्री अकाल।